Once again, good morning, बच्चों. So today we will going to start our chapter number 2. That's a microorganism. If we talk about the word microorganism, then see here it have two words. One is micro and another one is organism. Here micro means very small. Micro means very small and organism means living being. मीन्स ऐसे प्राणी जो बहुत छोटे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. ठीक है. अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. ठीक है. तो कैसे देखेंगे? तो देखो, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक इंस्ट्रूमेंट की जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप. क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप. ठीक. तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. डेफिनेशन क्या होगी? स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट सीन बाय नेकेड आईज नोन एज माइक्रोऑर्गेनिज्म. ऐसे टाइनी या फिर बोले स्मॉल, टाइनी का मतलब क्या होता है? स्मॉल. ऐसे टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते वो कहलाएंगे माइक्रोऑर्गेनिजम्स. बात क्लियर हुई? पक्का. अब माइक्रोऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये मतलब जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशन है सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं. वेदर टेम्परेट रीजन हो, ट्रॉपिकल रीजन हो, आर्कटिक हो, अंटार्कटिक हो, इवन दे आर प्रेजेंट इन डीप इनसाइड द ओशियन. मतलब ये ओशियन के गहराई में भी पाए जाते हैं. इवन दे लिव विदाउट ऑक्सीजन. जैसे हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के डिप्राइव में भी मतलब एब्सेंस में भी जिंदा रह सकते हैं. मीन्स ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर भी जिंदा रह लेंगे. आपको पता होगा. किसी को पता है नाम? यस. व्हाट? माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी जिंदा रह सकता है. बात क्लियर हो रही है? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल. हाँ. अब लास्ट डेफिनेशन में एक टर्म आया था नेकेड आइज. नेकेड आइज मतलब ऐसे खुली आंखों से हम देख नहीं सकते हैं. ठीक है. लेकिन कभी कभी क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें खुली आंखों से भी दिखाई देते हैं. मतलब बिना माइक्रोस्कोप की मदद से भी दिखाई देते हैं. क्यों दिखाई देते होंगे और कैसे दिखाई देते होंगे? देखो, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनी बना के रहते हैं. कॉलोनी मतलब ग्रुप बना के रहते हैं. अब अगर सिंगल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो कॉलोनी होगा वो विजिबल होता है नेकेड आई से. ठीक है. तो कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कॉलोनी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ organisms which lives together. मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो साथ में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉलोनी. तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज बना के रहते हैं. सबसे ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा आपको फंजाई और एल्गीज में. बहुत सारे फंजाई है ग्रुप बना के रहते हैं. ठीक है. बहुत सारे एल्गीज है ग्रुप बना के रहते हैं जैसे वॉलवॉक्स है ना. बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हैं वो भी ग्रुप बना के रहते हैं. अब जब हम लोग एक पर्टिकुलर क्लासेस की चर्चाएं करेंगे जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई और आपका एल्गी, लास्ट में वायरस, तो उसमें हम पढ़ते जाएंगे कौन कौन से कॉलोनियल होते हैं. ठीक है. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी बना के रहे उनको हम कॉलोनियल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉलोनियल. ठीक है. लिख लेना. माइक्रोऑर्गेनिजम्स
which lives in colony also known as colonial microorganism। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कॉलोनी बना के रहते हैं वो कॉलोनियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। बात क्लियर हो रही है? पक्का? मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसको राइट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप को। ठीक है, माइक्रोस्कोप देखो दो टर्म से मिला। माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल, है तो समझ में आता है। स्कोप मतलब इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम चीज़ों को मैग्नीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम इजिली स्मॉल चीज़ों को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप बना होता है लेंसेज से। किससे बना होता है? लेंसेज से बना होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन नीचे आ रही है, डेफिनेशन देख के राइट कर लेंगे आप। ठीक, आगे इसकी डिस्कवरी की बात करें, अगला पॉइंट डिस्कवरी। अब ये जो डिस्कवरी है आप इसी पॉइंट में लिखते जाइएगा, और जो अगर आपका वन साइड ब्लैंक पेज है, मतलब साइंस की कॉपी आप बनाए हो, तब उधर आप ड्रॉ कर लोगे माइक्रोस्कोप। नहीं बनाए साइंस की कॉपी तो जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद माइक्रोस्कोप बनाओगे, डिस्कवरी नीचे लिखोगे, साइड में नहीं लिखना है। ठीक है, डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहला माइक्रोस्कोप, फर्स्ट माइक्रोस्कोप was discovered by, पहला माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था जैक हैरिस जेंसिन। किसने किया था? जैक हैरिस जेंसिन ने। देखो ये जेंसिन जो है इनको क्रेडिट, जैक हैरिस जेंसिन जो है इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है माइक्रोस्कोप का। लेकिन जो हिस्ट्री उठा के देखोगे किताबों में तो उसमें दो नाम दिए होंगे, एक दिया होगा हैंस जेंसिन और जैक हैरिस जेंसिन। माना जाता है कि हैंस जेंसिन क्या है, जैक हैरिस जेंसिन की हेल्प किए थे माइक्रोस्कोप बनाने में, क्योंकि जब माइक्रोस्कोप की इन्होंने डिस्कवरी की थी तो ये बहुत छोटे थे, मतलब लगभग 18 से 19 साल के टीनेजर्स थे। ठीक है, तो और हैंस जेंसिन इनके क्या थे? फादर थे। हैंस जेंसिन के क्या थे? फादर थे। तो हैंस जेंसिन ने मतलब मदद किया था किसका? जैक हैरिस जेंसिन का माइक्रोस्कोप बनाने में। ठीक, लेकिन क्रेडिट पूरा किसको जाता है? जैक हैरिस जेंसिन को। लेकिन ये कहानी याद रखें कहानी के रूप में कि हैंस जेंसिन इनके फादर थे, उन्होंने मदद किया था क्योंकि ये टीनेजर थे जब इन्होंने डिस्कवरी की थी माइक्रोस्कोप की। ठीक, और अगर ईयर की बात करें तो ईयर लगभग था 1595 के अप्रॉक्सिमेट, मीन 1590s में डिस्कवरी हुई थी, तो 1595। ठीक है, आपको किताबों में लिखा मिलेगा। तो जैक हैरिस जेंसिन ने 1595 में डिस्कवर किया था पहला माइक्रोस्कोप। अब जब पहला माइक्रोस्कोप इन्होंने डिस्कवर किया तो जब डिस्कवरी होती है तो फिर किताबों में छपती है। ठीक है, मैगजीन्स में छपती है, साइंस मैगजीन होती है उसमें छपती है। तो जब मैगजीन्स में छपा तो इसको पढ़ा साइंटिस्ट थे गैलीलियो ने। ठीक है, जब गैलीलियो ने पढ़ा तो लेंस का पूरा थ्योरी दे दिया, कंसेप्ट दे दिया किसने? गैलीलियो ने। ठीक है, फिर फर्दर उनकी डिस्कवरी को एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने पढ़ा। जब लीवेनहुक ने पढ़ा तो लीवेनहुक ने थोड़े चेंजेस किए। चेंजेस क्या क्या किए? इन्होंने क्या किया था, जो माइक्रोस्कोप का लेंस था वो मतलब ज्यादा हाई पावर का नहीं बनाया था, लेकिन एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने मतलब चेंजेस कर करके माइक्रोस्कोप मतलब जो भी लेंस था उसकी पावर बदल के हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप बना दिया। मतलब ऐसा माइक्रोस्कोप जो बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन कर सकता है। ठीक है, और उस मैग्निफिकेशन के दौरान उन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी करी। ठीक है, तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने करी है? एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने। ठीक, तो ये पहला जो माइक्रोस्कोप था जैक हैरिस जेंसिन ने किया। ठीक, तो ये क्या था आपका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप था।
कंपाउंड मतलब जिसमें दो लेंस, ये लेंस और एक लेंस ये लगा होगा, ठीक है, दो लेंस लगे होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अब उसके बाद अब जो आया है, अभी जो रिसेंट चल रहा है, अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या है? इलेक्ट्रॉन। हालांकि स्कूल्स में कॉलेजेस में यही यूज किया जाता है मैक्सिमम, कौन सा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। लेकिन अब इस ट्रेंड में, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस बहुत छोटे होते हैं तो कंपाउंड से भी नहीं दिखाई देते, तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? और हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप की। और सबसे ज़्यादा जो मैग्नीफिकेशन कर सकता है माइक्रोस्कोप, वो अभी जस्ट 50 से 60 साल पहले बना है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये कौन सा था? ब्रैकेट में लिख लेना यहाँ पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन्होंने कौन से माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी है नॉल एंड रस्का, दो साइंटिस्ट हैं, नॉल एंड रस्का ने किसकी डिस्कवरी की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ये लगभग डिस्कवर हुआ है 1950s के पास। यहाँ आगे नीचे लिख दो। 1950s का मतलब क्या है? एग्जैक्ट 50 नहीं है, इसके अप्रॉक्स, ठीक है। किताबों में भी ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, बस इतना ही याद रखना कि 1950 के अप्रॉक्स में डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। डिस्कवर किया था नॉल एंड रस्का ने। पूरा नाम जानना है तो देख लो, नॉल का पूरा नाम था मैक्स नॉल, और जो दूसरे से रस्का थे इनका नेम पूरा था अर्नेस्ट रस्का, ठीक है। तो मैक्स नॉल एंड अर्नेस्ट रस्का ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाईली मैग्नीफाइड है, मींस जो आजकल कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस के साइज की बात करें तो एक जो टिप होती है पेंसिल की, उसका मतलब उसके कंपैरिजन में 2 लाख टाइम छोटा होता है, 2 लाख गुना छोटा होता है वायरस। तो हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। बहुत बार आपने अभी कोरोना वायरस का जब ट्रेंड चल रहा था, वीडियोस आ रही थी, तो उसमें देखा होगा कि साइंटिस्ट थे लगातार माइक्रोस्कोप पे देखते रहते हैं ना। आप कुछ तो मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा ही आपकी किताब में बना ये देखते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मतलब मदद लेते हैं, ठीक। तो ये डिस्कवरी की बात है, याद रखेंगे। जैकरिस जेनसेन ने डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप कंपाउंड को, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल एंड रस्का। कहीं कहीं लिखा होता है जेनसिन एंड जेनसिन। जेनसिन एंड जेनसिन का मतलब जैकरिस जेनसिन और उनके फादर हैंस जेनसिन, ठीक है। तो दोनों आप याद रखिएगा, जैसा ऑप्शन आता है दोनों लिखेंगे सही है, एक लिखेंगे फिर भी सही, क्लियर। तो बाकी डिपेंड करता है ऑप्शनल वाले में। अगर ऑप्शन वाला है तो आप जेनसिन जेनसिन है वो भी सही है, जैकरिस जेनसिन है वो भी सही है। लेकिन अगर दिया है जैकरिस जेनसिन और दूसरा ऑप्शन दिया है हैंस जेनसिन और तीसरे ऑप्शन में दिया है दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप दोनों मारोगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये डिस्कवरी की बात थी। अब माइक्रोस्कोप के मतलब पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, माइक्रोस्कोप आपको दिख रहा होगा, हाँ, ये एक रफ माइक्रोस्कोप बनाया है मैंने समझाने के लिए, ठीक है। आपकी किताब में माइक्रोस्कोप बना है, उसको आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। समझ लेते क्या क्या होता है। देखो माइक्रोस्कोप के पास 2 लेंस होते हैं, कोई भी माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड हो, इलेक्ट्रॉन तो अभी बात ही नहीं करनी है ना। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पास 2 लेंस होता है ना, और एक सिंपल माइक्रोस्कोप भी होता है जो कि रॉबर्ट हुक ने बनाया था, ठीक है, सिंपल ही बनाया था। तो उसमें एक लेंस होता है, सिंपल लेंस में सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस। तो हम यहाँ कंपाउंड की बात करने वाले हैं, सिंपल की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड की बात करेंगे, 2 लेंस, एक यहाँ ऊपर होगा और एक ये दिख रहे होंगे, इसमें अटैच होगा, ठीक। ये लेंस नहीं, ये दिख रहा होगा, ये तो ये अलग अलग पावर के लेंसेज होते हैं। यहाँ से ये रोटेटर होते हैं जिसकी मदद से ये रोटेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, आपका लेंस है, और ये भी एक लेंस है। तो ये भी ये तीनों एक ही लेंस है, बस मैग्निफिकेशन तीनों का अलग अलग है। कोई 4x का है, कोई 10x का है, कोई 100x का है। 4x मतलब
4 गुना मैग्नीफाई करके दिखाएगा, 10x का मतलब 10 गुना, 100x का मतलब 100 गुना मैग्नीफाई करेगा, ठीक है। हाँ, अब ये जो लेंसेज है इनके नेम होते हैं। जो यहाँ पे लेंस होगा, यहाँ पे हम लोग अपने आई से देखते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आई पीस। क्या बोलते हैं? आई पीस, ठीक है। ये आई पीस और ये यहाँ क्या लगा है? लेंस, तो आई पीस लेंस, ठीक है। या फिर हम आई पीस के लिए एक वर्ड यूज करते हैं ऑक्यूलर, तो ऑक्यूलर लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आई पीस के लिए एक वर्ड यूज करते हैं ऑक्यूलो, ऑक्यूलो, ठीक है, तो ऑक्यूलर लेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पे जो आपको देख रहा है ये लेंसेज, तीनों की बात कर रहे हैं ना, ये तो मैं तीनों पे नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा गंदा हो जाएगा, लेकिन याद रखेंगे आप, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा लेंस लगा होगा? ये आई पीस है, यहाँ पे होता है ऑब्जेक्टिव। कौन सा लेंस होता है? ऑब्जेक्टिव। अब इसका ऑब्जेक्टिव नाम क्यों पड़ा? देखो, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर रहे हैं उसके पास होगा। यहीं पे तो ऑब्जेक्ट रखेंगे मैग्निफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, तो इसलिए इसका नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे हमारी आईज होती है, इसका नाम होता है आई पीस। क्लियर? अब ये जो दिख रहा है आपको पूरा स्टेज दिख रहा होगा जिसके ऊपर हम रखते हैं, इसको बोलते हैं स्टेज। क्या बोलते हैं? स्टेज। तो ये स्टेज होता है। बात क्लियर हो रही है? चलो, अब देखो, ये जो दिख रहा है आपको ये ब्लू कलर से, इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइड। ये क्या है? स्लाइड। स्लाइड को हम बाहर बनाते हैं, ठीक है, फिर स्लाइड को लाके हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, सेट करने के बाद आईपीस से देखते हैं और हमें बिल्कुल मैग्नीफाइड फॉर्म में जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये होता है कवर स्लिप। क्या होता है? कवर स्लिप। चलो मैं दिखा दे रहा हूँ, एक बार स्लाइड देख लो। देखो, स्लाइड जब भी बनाते हैं, किसी चीज को माइक्रोस्कोप में रखना है, ठीक है, देखना है, तो उसके लिए हमें स्लाइड का फॉर्मेशन करना होता है। तो एक स्लाइड लेते हैं ग्लास का, बिल्कुल रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक सीट होता है, ठीक है। अब उसमें करते क्या है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको रखते हैं, उसमें पिगमेंट होता है सैफरन, वो डालते हैं। उसके बाद इसको कवर कर देते हैं। सैफरन थोड़ा पिंकिश कलर का होता है, ठीक है, उस पर पिगमेंट डालेंगे, फिर इसको कवर कर देते हैं। कवर क्यों करते हैं? पहले तो इसको देख लो, कवर स्लिप, ठीक है। ये जो ऊपर से रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? कवर स्लिप। अब कवर क्यों करते हैं? कवर इसलिए करते हैं, देखो इसमें हमने क्या डाला है? पिगमेंट डाला है ना, बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं लोग, ठीक है। तो जो पिगमेंट डाला हमने, जब आईपीस जो भी ऑब्जेक्टिव उसको तुम नीचे लाओगे तो इसमें टच, कभी कभी इसमें टच भी हो जाता है, तो टच होने की वजह से ये लेंस खराब ना हो, इसलिए हम क्या रखते हैं यहाँ पे? कवर स्लिप रखते हैं। कवर स्लिप की वजह से जो यहाँ पे जो भी केमिकल होगा उसमें लेंस में नहीं टच होगा, इससे हमारा लेंस भी क्या रहेगा? प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो कवर स्लिप क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अपने ऑब्जेक्टिव लेंस को फ्रॉम द केमिकल्स व्हिच वी हैव यूज्ड इन द स्लाइड प्रिपरेशन, ठीक। बात समझ में आ गई स्लाइड को? तो कोई भी चीज माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, क्या बनाना है? हमें स्लाइड बनाने की जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद अब देखो, जब स्लाइड यहाँ रखोगे तो उसको सेट करते हैं, ठीक है। ट्यूब को ऊपर नीचे लेके आते हैं, तो ट्यूब को ऊपर नीचे लाने के लिए ये होता है कोर्स एडजस्टमेंट। ये क्या होता है? कोर्स एडजस्टमेंट, मतलब ट्यूब को ऊपर नीचे ला सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब एक बार आपको क्लियरली थोड़ा दिखने लगा, फिर उसके बाद बहुत एकदम फाइन करते हैं। फाइन मतलब बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बढ़िया वाला दिखे, तो यहाँ पे एक और होता है एडजस्टर, ये होता है फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है। फाइन एडजस्टमेंट को रोटेट करते हैं और अच्छे से हमें दिखाई देने लगता है जो भी माइक्रोस्कोप के अंडर में रहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, जब भी स्लाइड रखोगे तो इसको क्या करोगे? होल्ड करोगे, तो ये होता है क्लिप। क्या होता है? क्लिप। अरे जैसे स्लाइड रखोगे तो क्लिप लगा देते ताकि स्लाइड इधर उधर न जाए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? अब माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज दिखाई तभी देगी
जब उसके अंदर लाइट एंटर करेगी। जैसे 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, कोई भी चीज़ हमें दिखाई देती है रिफ्लेक्शन की वजह से ना, जब लाइट आती तभी दिखाई देती है। तो माइक्रोस्कोप में भी लाइट भेजना होता, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। हालांकि आजकल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आते हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक लाइट लगा कर रखते हैं, लेकिन जो पहले के माइक्रोस्कोप होते थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक लाइट नहीं लगाते थे, हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लेंस यूज करते थे। क्या यूज करते थे? लेंस लगाते थे, और उधर से सनलाइट आता था, लेंस को घुमाते थे, सनलाइट आता था, इस पे पड़ता था, ये रिफ्लेक्ट करके सनलाइट को ऊपर भेज देता था, यहाँ के थ्रू यहाँ जाता था। फिर इसकी वजह से जब भी यहाँ देख रहे हैं लाइट पास होगी और जो भी चीज यहाँ रखी होगी हमें आसानी से दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम लोग लेंस बोले, मिरर, इट्स अ मिरर नॉट लेंस, इट्स अ मिरर का इस्तेमाल करते हैं। मिरर है ना, जैसे एक नॉर्मल मिरर की बात करें तो होता क्या है, देखो सनलाइट आ रही होती है मिरर पे, जब टकराती है तो फिर चमक जाती है, दूर तक नहीं जाती है। थोड़ा तिरछा करते हो, टिल्ट करते हो तो चमक जाती है ना, सेम ऐसे ही होता है। थोड़ा टिल्ट करते तो सनलाइट पड़ती है, चमक आ जाती है ऊपर, तो रेज ऊपर जाएंगी तो जो भी चीज रखा होगा यहाँ दिखाई देगा। ठीक, इसके साथ साथ कभी कभी लाइट बहुत ज्यादा जा रही है, ठीक है, लेकिन हमें कम लाइट में देखना है, डिम लाइट में, तो यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम, डायफ्राग्राम, ठीक है, डायफ्राग्राम होता है। डायफ्राग्राम क्या करता है, लाइट के अमाउंट को घटा बढ़ा सकते हैं डायफ्राग्राम की मदद से, ठीक है, तो कंट्रोल करता है लाइट एंटरिंग के अमाउंट को, ठीक है। अब उसके साथ यहाँ पे होता है कंडेंसर, कंडेंसर पे ही डायफ्राग्राम लगा होता है, कंडेंसर पे ही डायफ्राग्राम लगा होता है, ठीक है। तो जब डायफ्राग्राम को आगे पीछे घुमाते हैं तो कंडेंसर क्या होता है, आगे पीछे होता है। जैसे आपने देखा होगा कैमरे वाला कैमरा, कभी शटर वाला कैमरा देखा हो ना, ओपन क्लोज करने वाला, तो देखा होगा जब ओपन करते हैं तो ऊपर का जो शटर हो तो भी खुल जाता है ना, तो सेम ऐसे ही है डायफ्राग्राम। वो नीचे वाला जो तुम सेट कर रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो, वो तुम्हारा डायफ्राग्राम है। और जो शटर है, जो बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है, जहां से भी, वो आपका क्या है, कंडेंसर। क्या है ये, कंडेंसर, ये कंडेंसर कहलाएगा, ठीक है। तो ये इतने पार्ट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये कहलाती है माइक्रोस्कोप ट्यूब, माइक्रोस्कोप का ट्यूब कहलाता है। इसके साथ जहां पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, ये बताया, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं नोज पीस। ये जो जहां पे लगा है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बोलते हैं नोज पीस, ठीक। देखो ज्यादातर क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस पूछा जाता है आपसे, नोज पीस बहुत बार पूछा जाता है। हालांकि मेरे एग्जाम में भी नोज पीस पूछा गया था, यहाँ पे ऐसे एक पेपर लगाया गया था, चिट पूछा गया था, इस मतलब बताओ ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसका नेम क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, नोज पीस बोलते हैं, नॉइज दे रहा है नोज, ठीक है, नोज पीस होता है। समझ आ रहा है पक्का? हाँ। तो ये बात थी किसकी, माइक्रोस्कोप की। तो इसको बना लिया। यहाँ पे क्या होता है, हाइट एडजस्ट करने का, स्टेज की हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हो ना, हाइट एडजस्टर। तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ लिख लो, यहाँ बना भी होगा किताब ना, हाइट एडजस्टर, स्टेज के हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस लेंस है, ठीक, हर लेंस का पावर होता है। जैसे आप ग्लासेस लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, उनका कोई ना कोई पावर होगा, किसी का 0.5, किसी का 0.25 ना, किसी का 1, 2, 3, 4, ऐसे डिफरेंट पावर्स होते हैं लेंसेज के। तो पूछा जाता है हालांकि कि किसका, जो भी लेंस है, किसका पावर ज्यादा होता है, और दूसरा क्या है, कौन ज्यादा बड़े साइज का होता है, आईपीस ज्यादा बड़ा होता है कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा बड़ा होता है कि आई पीस ज्यादा बड़ा होता है, मतलब साइज के बेसिस पे, ठीक है। और पावर के साइज बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको याद रखना है। तो फिर पहले तो यहाँ देख लो, शेप यहाँ से दिख ही रहा होगा, आई पीस बड़ा होगा और ऑब्जेक्टिव छोटा होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो एक ट्रिक भी है, देखो, M फॉर मिरर, E फॉर आई पीस, S फॉर लार्ज, ठीक है। तो मिरर में आई पीस लार्ज होता है, ऑब्जेक्टिव स्मॉल होता है, ठीक है। मैनुअल से आप याद कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ठीक। तो होप यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप।
क्लियर? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, राइट इट। ओ चलो अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा क्या, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, मतलब कौन कौन से क्लासेस हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग किया गया है। देखो अभी जो आपकी किताब में दिया है ये बेसिक लेवल का दिए है, ठीक है। हालांकि फाउंडेशन क्लास में आप अच्छे से पढ़ चुके हो मैक्सिमम चीजें, ओके। तो अभी हम नॉर्मल ही देखेंगे जैसे आपकी किताब में दिया है, ठीक। और मैं रिलेट कराऊंगा जो भी चीज आप फाउंडेशन में पढ़ रखे हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 5 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 5 ग्रुप्स में। पहला बोला बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब मोनेरेंस ना। अगला आपकी किताब में दिया प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मतलब प्रोटिस्टा का ही पार्ट है ना। उसके अलावा फंजाई, फंजाई इटसेल्फ क्या है, एक खुद किंगडम है। अगला है एल्गी, ठीक। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी किताब में दिए हैं 4, 1 2 3 4, ठीक। इसके अलावा एक और कैटेगरी बनाई गई है वायरस की। वायरस को भी इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर रखा गया। हालांकि वायरस को हम नॉन लिविंग मानते हैं, वायरस को हम नॉन लिविंग मानते हैं। और विटेकर की क्लास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को कहीं भी किसी भी क्लास में रखा नहीं गया था। लेकिन अभी हम लोग अपने लेवल पे वायरस को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सब कैटेगरी में लिख लेते हैं। तो फिर ये हो गया वायरस, ठीक। तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, वायरस, ये 5 सब कैटेगरीज हैं किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। अब देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकते हैं, मतलब हमारे काम भी आ सकते हैं और हमें बीमार भी कर सकते हैं, क्लियर? तो उन सारी चीजों की चर्चाएं हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अभी आज हम जस्ट करेंगे क्या, इनके बारे में, जो भी इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उनको देखेंगे, ठीक। तो इसको राइट कर लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसकी तरफ, बैक्टीरिया की तरफ। सो अब बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के बारे में पहले जान लो। बैक्टीरिया होंगे क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो छोटे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सिंपल सा बैक्टीरिया के बारे में अगर कोई पूछे तो उसको क्या बताओगे, बोलोगे क्या, इट इज अ टाइनी ऑर्गेनिज्म विच इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन अ टिप ऑफ पेंसिल। मतलब पेंसिल के टिप से, मतलब जो नोक का टिप होता है उससे 1000 गुना छोटा होता है कौन, बैक्टीरिया, क्लियर? तो लिख लो इसको, बैक्टीरिया के बारे में क्या लिखोगे, a tiny organism which is 1000 times smaller than the tip of pen, ठीक है, 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द टिप ऑफ पेन, ये पेंसिल लिख लो, ठीक। तो पेन, जो पेन का टिप है इसका 1000 गुना, ठीक है, इस टाइम्स स्मॉलर होता है कौन, बैक्टीरिया, क्लियर होने बात। अब देखो बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। पहले तो बैक्टीरिया को स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग किया गया है, ठीक। तो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है बैक्टीरिया को अलग करने का, मतलब उनके अंदर क्लास बनाने का, उनके अंदर ग्रुप बनाने का, वो है ग्राम स्टेनिंग। तो बैक्टीरिया को हम कलर करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं और बैक्टीरिया को हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या, बैक्टीरिया के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। और अगला होगा ऑन द बेसिस ऑफ, सो अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, पहला बेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे बैक्टीरिया के टाइप। देखो जो बैक्टीरिया है वो चार तरीके के जनरली हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अगर वो रॉड जैसे हैं, रॉड शेप्ड है, तो इनको बोलते हैं बैसिलस। क्या बोलते हैं? बैसिलस। ठीक है। इसके अलावा ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप्ड है। अगर स्फेरिकल शेप्ड है, इसके लिए टर्म यूज करते हैं कॉकस। फोर्थ वन है, हो सकता है ये कॉमा शेप हो। कॉमा शेप, इसलिए टर्म यूज करते हैं वेब्रियो। ठीक। अगला होता है ये हो सकते हैं स्पाइरल हो, स्पाइरल शेप। ठीक है। स्पाइरल भी हो सकता है, स्पाइरल अगर सीधा बनाओ तो ऐसे, इसको बोलते हैं स्पाइरल। ठीक। तो चार तरीके के शेप देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया के, या तो वो बैसिलस फॉर्म में होंगे, या तो उनका से कॉकस गोल होगा, या तो वेब्रियो, या तो स्पाइरल के फॉर्म में होगा। ठीक है। तो ये शेप की बात थी। अब इसके अंदर चले तो कुछ और भी है, मतलब बैसिलस के अंदर भी ये स्फेरिकल के भी कुछ टाइप्स हैं, उनको भी देख ही लेते हैं। आपकी किताब में हालांकि नहीं है, लेकिन अगर इसको अच्छे से आप देख लोगे तो जो आगे हम बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया देखेंगे तो उनके शेप को आप इमेजिन कर सकोगे आसानी से। ठीक। तो आप रॉड पे चलते हैं, पहले रॉड पे देखो। अगर किसी बैक्टीरिया के पास केवल एक रॉड है तो इसके लिए हम सिंपल बैसिलस वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक। या फिर हम इसको माइक्रोबैसिलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोबैसिलस। ठीक है। अगर किसी बैसिलस बैक्टीरिया है, किसी के पास दो रॉड है ऐसे, ठीक है, दो सेल है रॉड जैसी, एक साथ है, एक साथ रह रही है, डिप्लोकोकस। क्या करेंगे? डिप्लोकोकस। ठीक। अगर ऐसे ही कोई बैक्टीरिया है रॉड शेप का, लेकिन वो दो या तीन नहीं बनाता, वो पूरा एक चेन बना दे रहा है। ठीक है। अगर चेन का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये कहलाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। क्या कहलाता है? स्ट्रेप्टोकोकस। नो, सॉरी, इट्स अ बैसिलस ना, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है। तो माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस और माइक्रोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। समझ आ गई बात? तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया की बात थी। अब स्फेरिकल पे आते हैं। स्फेरिकल पे देखते थे, वो स्फेरिकल में देखें तो हो सकता है कोई बैक्टीरिया ऐसा हो जिसके पास केवल एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो। ठीक है। तो इसके लिए टर्म हम यूज करेंगे, एक के लिए हम यूज करते हैं माइक्रो, और ये गोल सा है तो कहलाएगा कॉकस, तो वो है माइक्रोकोकस ना। अगला देखिए इसके आगे, हो सकता है इसके पास दो स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, एक साथ जुड़े हो। ये इसके लिए यूज होगा टर्म दो, मतलब डिप्लो। दो के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिप्लो। तो ये कहलाएगा डिप्लो, और गोल है तो आगे लगा देंगे कॉकस। ठीक है। ऐसे ही अगर दो के बाद ये चार बना के रह रहा हो, अगर इसके पास ऐसे चार हो, एक दो तीन चार, तो चार के लिए हम यूज करते हैं वर्ड टेट्रा। क्या यूज करते हैं? टेट्रा। सिंपल इसको हम बोलते हैं टेट्रैड। क्या बोलते हैं? टेट्रैड। तो ये बात याद रखेंगे, इसमें कॉकस वर्ड नहीं यूज हो रहा, केवल टेट्रैड यूज करते हैं। ठीक। ये चार हो गया। अगर आठ होते, चार आगे और इसी के जस्ट पीछे चार रखे होते थे, जैसे एक दो तीन चार, इसके पीछे रखे होते, एक दो तीन चार, पीछे होगा तो दिखाई तो देगा नहीं ऐसे आगे से ना। तो आठ, अगर आठ होते तो इसके लिए टर्म हम यूज करते हैं सल्सिनो। क्या यूज करते हैं? सल्सिनो। और आठ होगा तो कैसा दिखेगा आपको? क्यूब जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? क्यूब जैसा। ठीक।
1 2 3 4, फिर पीछे 5 6 7 8। ठीक, ये अगर आप इमेजिन करना चाहते हो तो अच्छे से आप घर पे कर सकते हो। बॉल लो, 1 2 3 4 ऐसे रख दिया, इसके पीछे 4 बॉल रख दो, ऑटोमेटिक आपको इमेजिन हो जाएगा, दिख भी जाएगा। ठीक, अगर बॉल नहीं मिलती है तो अनियन होगा, अनियन रख सकते हो। अनियन भी नहीं है तो पोटैटो तो होगा ना, पोटैटो रख सकते हो आप। ये सरसिनो हो गया। इसके अलावा और देखने को मिलेगा, अभी इसमें चेन देखने को नहीं मिला। क्या चेन आपने देखा जैसे यहाँ था? नहीं, तो इसमें चेन भी होता है, ऐसे चेन के फॉर्म में हो सकते हैं। उसमें चेन रॉड लाइक था, इसमें चेन कैसा है? गोल से है। चेन के लिए वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेप्टो। क्या यूज करते हैं? स्ट्रेप्टो। और गोल है तो क्या वर्ड लगाएंगे? कॉकस, तो कहलाएगा स्ट्रेप्टोकॉकस। ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी मैंने बोला तो आप समझ जाएंगे। स्ट्रेप्टोकॉकस मतलब, स्ट्रेप्टो मतलब चेन, कॉकस मतलब गोल, मतलब गोल मतलब राउंडेड चेन शेप इनका स्ट्रक्चर है। निमोनी मतलब निमोनिया कॉज करने वाला। तो जो इनिशियल होगा वो आपको ज्यादातर जो बैक्टीरिया के पहले वाले नाम होंगे वो आपको शेप के बारे में बताएंगे। तो अभी इतने ही शेप पढ़ाए जा रहे हैं और बहुत सारे शेप होते हैं, वो आपके बियॉन्ड का लेवल है, मतलब हमें पढ़ना ही नहीं है। हाई स्कूल इंटर में भी नहीं पढ़ाए जाते। ठीक, स्ट्रेप्टोकॉकस। इसके अलावा आगे बढ़े, उधर ही किनारे लिख लेना, उधर जगह नहीं मेरे पास तो इधर बना दे रहा हूँ। देखो, हो सकता है ये ऐसे हो, पूरा ग्रुप बना के रह लो, झुंड। झुंड ऐसा हो जैसे आपका अंगूर का गुच्छा। अंगूर का गुच्छा तो आपने देख ही रखा होगा। तो हो सकता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे अंगूर के गुच्छे बना के रहते हो। ठीक है, अगर अंगूर का गुच्छा बना रहे हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स को का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्टेफाइलो। इसके लिए टर्म यूज करते हैं, नीचे लिखिएगा स्टेफाइलो। ठीक है, स्टेफाइलो मतलब बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। स्टेफाइलो और गोल से है तो कहलाएगा कॉकस। तो स्टेफाइलोकॉकस। तो कोई बोले स्टेफाइलोकॉकस बैक्टीरिया है तो क्या समझोगे? उसका पूरा बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होगा। बात क्लियर हो रही है? तो ये बात थी रॉड और स्फेरिकल शेप के टाइप्स की। विपरीत में आपको शेप देखने को हालांकि नहीं देख मिलेगा। अब आगे चलेंगे इसके स्पाइरलम की तरफ। तो स्पाइरलम में भी जनरली नहीं होता, लेकिन एक टर्म आता है, कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आप ऐसे नीचे बनाइएगा। इसके मैं साइड में बना दे रहा हूँ। ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो स्पाइरला जैसा ये है, दूसरा एक वर्ड और आता है स्पाइरोक्रीट। स्पाइरोकीट। ठीक है, स्पाइरला और स्पाइरोकीट। देखो स्पाइरला जो होता है, जैसे हमने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया ऐसे ही होता है ये। ठीक, इसके यहाँ पे एंड पे क्या होगा? फ्लैजिला आपको देखेंगे। फ्लैजिला मतलब जो मूवमेंट में हेल्प करता है, ऐसा स्ट्रक्चर देंगे। स्पाइरोक्रीट का डायग्राम बना हुआ है तो ये ऐसा होगा। अब ये स्पाइरोक्रीट है, ये स्पाइरला, दोनों में क्या है? स्पाइरल मतलब स्पाइरलिंग है। थोड़ा सा क्या दोनों में क्या मोड है, इसमें भी है स्पाइरल शेप का और ये भी स्पाइरल शेप का। लेकिन एक चीज देखने को मिल रहा होगा, इसमें कॉइलिंग कम है, इसमें कॉइलिंग ज्यादा है ना। और कॉइलिंग ज्यादा, और सोचो कोई ज्यादा मोड कब पाएगा? जब फ्लेक्सिबल होगा। तो स्पाइरोक्रीट ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं इन कंपैरिजन टू स्पाइरला। तो स्पाइरला वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं स्पाइरला से वो रिजल्ट होते हैं, और स्पाइरोक्रीट वाले कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ स्पाइरला वाले में आपको फ्लैजिला दिख रहा है, तो स्पाइरला में आउटर फ्लैजिला होते हैं, दिखाई देते हैं अच्छे से, लेकिन स्पाइरोक्रीट में फ्लैजिला दिखाई नहीं देते हैं। बात क्लियर हुई? तो ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बेसिस पे टाइप्स की बात थी। ठीक है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम द type of bacteria on the basis of gram staining. Hope you have understand all the topics properly. If you have any doubt, then comment on the comment section, or you can send a message on my WhatsApp number. Clear? Okay. So be happy and be safe. Stay home. Thank you.